सामईन कराम, आप सुन रही हैं एक दिलचस्प कहानी जिसका नाम है कलंदर ज़ात। ये इस सिलसिले की किस्त नंबर 2 है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। वो हरमिंदर साहब की जानिब रुख किए हाथ जोड़े खड़ा था। उसने खुद को पुरसकून करने के लिए आंखें बंद कर लीं। तभी उसके कानों में गोलियां चलने की तड़तड़ाहट गूंजी। उसने फौरन ही घबरा कर आंखें खोलीं और पागलों की मानिंद इर्द गिर्द देखने लगा। मगर वहां तो कुछ भी नहीं था। हर तरफ वैसा ही सुकून था। गोलियों की तड़तड़ाहट भी नहीं थी। वो बेचैन हो गया कि उसके साथ क्या होने लगा है। उसने फिर उसी कैफियत को महसूस करने के लिए दोबारा आंखें बंद कीं, तो ना सिर्फ गोलियां चलने की आवाजें आने लगीं, बल्कि लोगों की हिज़यानी अंदाज में चीखो पुकार भी सुनाई देने लगी। एक ऐसे कोहराम की आवाज जिसमें बेगुनाह लोगों को कत्ल किया जा रहा था। उसने आंखें नहीं खोलीं, बल्कि कानों में पड़ने वाली आवाजों पर ध्यान देने लगा। गोलियों की तड़तड़ाहट, चीखते चिल्लाते लोग, औरतें और बच्चों की कराहें, तोपों से गोले दागने और फटने की आवाजें। अचानक उसकी बंद आंखों के सामने जो अंधेरा था वो हट गया। उसकी जगह मंजर उभर आया। परिक्रमा पर गिरी हुई लाशें, मौत के मुंह में जाते हुए सिसकते सड़ते मचलते जिस्म, खून ही खून। वो परिक्रमा जो दूध से धोया जाता है, वो खून से सुर्ख हो गया था। शफाफ तालाब का पानी खून से गदला हो चुका था। मछलियां हैरान थीं कि इंसानी लाशें कैसे तैर रही हैं। यकम जून, बैसाखी के त्यौहार का दिन, गुरु गोबंद सिंह के खालसे का दिन, जिस दिन उसने सिख पंथ को हतमी सूरत दी थी। हर सिख को सिंह और सिखनी को कौर का खिताब दिया था। ये इज्तमा उस दिन की याद में था। उस दिन सिखों का सबसे बड़ा इज्तमा दरबार साहब में होता था। भारत के अलावा पूरी दुनिया से सिख आते थे। उनके साथ उनकी औरतें और बच्चे भी मजहबी अकीदे के लिए आते। सारी क़याम गाहें भर जाती, हजारों की तादाद में लोग मौजूद होते। जबकि ये मंजर 3 जून 1984 के बाद का था। सिख पंथ के 5वें गुरवार जिनकी शहादत का दिन था, जब इंदिरा गांधी हुकूमत ने दरबार साहब पर फौज कुशी की थी। हर तरह की दस्तयाब गनों, आर्टिलरी, आर्म्ड फौज, तोपखाना और टैंक तक चढ़ा दिए थे। नेवी के गोताखोरों के साथ ऐसे ट्रूप्स को भी आजमाया गया जो बेरहमी से कत्ल करने में महारत रखते थे। अपनी मजहबी रसूमात अदा करने और उन बेगुनाह सिखों पर जय हिंद के नारे लगाते भारतीय फौजियों ने ब्राह्मणी ज़हनियत का सबूत देते हुए अपनी बर्बरियत का वो मुजाहरा किया था जो पहले कभी देखने में नहीं आया था। और उसी इज्तमा में जसपाल सिंह का बापू सरदार कलुंदर सिंह भी आया हुआ था। फिर वो कभी लौट कर वापस नहीं गया। ना उसकी लाश मिली और ना ही कोई अता पता मिला, क्योंकि दरबार साहब की जान बहक बेजान लाशों को कचरे की मानिंद किसी अनजान वीराने में ले जाकर आग लगा दी गई थी। ये ख्याल आते ही जसपाल के दिमाग में नफरत का अलाव तड़तड़ाने लगा। वो इस कदर बेचैन हो गया कि उसका वहां खड़ा रहना मुश्किल हो गया। ना जाने क्यों उसे सुकून मिलने के बजाय नफरत की आग मजीद भड़क उठी थी। जसपाल, तू खैरियत से तो है ना? अनुजीत की भिनभिनाहट भरी आवाज उसे कहीं दूर से आती हुई सुनाई दी। उसे बात समझने में चंद लम्हे लगे। उसने थरथराई हुई आवाज में जवाब दिया, हाँ, मैं ठीक हूँ अनुजीत। तो फिर तुम्हारी ये हालत ऐसी क्यों है? उसने उलझते हुए पूछा तो जसपाल ने कहा, कुछ नहीं हुआ, चल अनुजीत, आ चलें वापस। उसने इस्तरारी अंदाज में अनुजीत का हाथ पकड़ते हुए कहा। वापस? अनुजीत को एक झटका लगा। उसने शदीद हैरत से पूछा, यार, अभी तो आए हो। अभी तो उधर अकाल तख्त और इधर लंगर खाना, हरमिंदर साहब, इन सब की। नहीं ना, अभी नहीं। तुम चलो वापस, फिर कभी सही, चलो। उसने सख्ती से यूं कहा कि एक लम्हे को अनुजीत को लगा कि जसपाल सिंह डर गया है या फिर वो खौफजदा हो गया है। इस वक्त वो दोनों परिक्रमा पर खड़े थे। अनुजीत को बुरा तो लगा लेकिन उसका इजहार ना कर पाया। जसपाल ने पलटकर उसी दरवाजे का रुख कर लिया था जिधर से वो आए थे। अनुजीत ने एक लफ्ज नहीं कहा, मगर उसके चेहरे पर जो तासुर फैला हुआ था, उसमें कई सवालों की बुनत मौजूद थी। वो ऐसा क्यों कर रहा है? कहीं वो हरमिंदर साहब का अपमान तो नहीं कर रहा? जसपाल ने कदम बढ़ा दिए थे, इसलिए अनुजीत को भी वापस पलटना पड़ा। वो दोनों खामोशी से पार्किंग तक आए, गाड़ी ली और उसमें बैठ गए। अनुजीत ने गाड़ी स्टार्ट करते हुए पूछा,
اب بتاؤ کہاں جانا ہے؟ اس کے لہجے میں غصہ چھلک رہا تھا۔ اس کے ساتھ ہی نرم سی آواز میں انجن جاگ اٹھا۔ سیدھے پنڈ جانا ہے، اس نے بڑبڑانے والے انداز میں کہا۔ ٹھیک ہے، یہ کہہ کر اس نے گاڑی بڑھا دی۔ وہ آہستہ روی سے رش والے علاقے سے گاڑی لے کر چلا۔ امرتسر شہر سے نکلتے ہوئے ان کے درمیان خاموشی رہی، تاہم شہر کے کنارے تک آ جانے پر اس نے پوچھا، جسپال، گاؤں جانے کے لیے دو راستے ہیں، ایک ترن تارن اور نکودر کی طرف سے اور دوسرا جالندھر کی طرف سے، بتا کس طرف سے چلیں؟ یار، ہمیں اپنے پنڈ ہی جانا ہے، جس طرف سے بھی چلو راستہ تو تم جانتے ہی ہو۔ جسپال کو انوجیت کی بات کرنا اچھا لگا تھا۔ اسے خود پر چھائی ہوئی حالت خاصی کم ہوتی ہوئی محسوس ہوئی۔ یار، وقت تو دونوں طرف سے ایک جیسا ہی لگے گا، اس نے عام سے لہجے میں جواب دیا۔ جسپال چاہتا تھا کہ وہ مزید باتیں کرے، اس لیے پوچھا، تو بتا یہ دونوں راستے کیسے ہیں، پھر ان میں سے کوئی ایک چن لیں گے۔ اس پر انوجیت نے لمبا ہنکارا بھرتے ہوئے کہا، یہاں سے جلندھر تک بہت اچھی سڑک ہے، کارپیٹ روڈ۔ سفر تھوڑا زیادہ ہے، یہی کوئی 85 کلومیٹر کے لگ بھگ، لیکن سکون سے پہنچ جائیں گے۔ پھر جلندھر سے مغرب کی طرف سیدھی سڑک اوگی کو جاتی ہے۔ اوگی ہمارا پنڈ ہے، لیکن وہ اتنی اچھی نہیں، یعنی جلندھر سے اوگی تک کا سفر۔ اور دوسرا راستہ، اس نے تیزی سے کہا، ترن تارن تک سڑک ٹھیک ہے، پھر ذیلی سڑکوں سے تلونڈی چودریاں کے قریب نہر پار کر کے بابا جوگی روڈ، پھر وہاں سے کھتوان روڈ سے۔ یار، وہ پہلے سیدھا والا راستہ ٹھیک ہے، چاہے اس میں زیادہ وقت لگ جائے، مگر یقین تو ہے نا کہ ہم پہنچ آسانی سے جائیں گے؟ جسپال کے لہجے میں تازگی ابھر آئی تھی۔ ہاں یہ تو ہے، خیر سناؤ، پرشادے بارے کیا خیال ہے؟ انوجیت نے گاڑی جلندھر کی جانب موڑتے ہوئے کہا۔ یار، کسی بھی ڈھابے پر روک لینا، جسپال نے کہا اور سکون سے اپنا سر سیٹ کی پشت سے لگا دیا۔ کچھ دیر کے بعد وہ جالندھر ہائی وے پر چڑھ گئے۔ کارپیٹ روڈ کے باعث انجن کی آواز مدھم تھی۔ تبھی انوجیت نے پوچھا، جسپال ایک بات پوچھوں؟ اس کے یوں کہنے پر وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر اس کی جانب دیکھ کر گمبھیر لہجے میں بولا، انوجیت، ایک بات نہیں، تم ہر وہ بات پوچھو جو تمہارے ذہن میں ہے، مجھے تیری بڑی ضرورت ہے، اس لیے میں نہیں چاہتا کہ میرے بارے میں تمہارے ذہن میں کوئی بھی الجھن رہے۔ شاید میرے ذہن میں کوئی سوال نہ آتا، جسپال، مگر دربار صاحب میں جو تمہارا رویہ تھا نا، اس نے وہ سارا تاثر ختم کر دیا جو میرے ذہن میں تمہارے لیے تھا۔ تم وہ نہیں ہو جس کی دوستی میرے ساتھ نیٹ پر ہوئی تھی۔ اس کے لہجے میں کافی حد تک جذباتی پن تھا۔ نہیں انوجیت، میں وہی ہوں، اور جتنا میں نے تمہیں بتایا ہوا ہے وہ جھوٹ نہیں، حقیقت ہے۔ اب سنو، میں نے تمہیں یہی بتایا ہے نا کہ میرا تعلق اوگی سے ہے، لیکن یہ اب تک نہیں بتایا کہ میرا تعلق کس خاندان سے ہے۔ میرا سارا خاندان 1984 کے سکھ ہولوکاسٹ میں تباہ و برباد ہو گیا تھا۔ تم یہ جانتے ہو کہ میں پہلی بار بھارت آیا ہوں، لیکن تمہارے اوگی پنڈ میں میری حویلی، میری زمینیں اب بھی میری راہ تک رہی ہیں کہ میں اپنے ہی خاندان کا آخری فرد بچا ہوں۔ تم پیدا تو یہیں اوگی میں ہوئے تو؟ انوجیت نے جان بوجھ کر فکرہ ادھورا چھوڑ دیا۔ ہاں، میں یہیں اوگی میں پیدا ہوا، لیکن میں نے شعور وینکوور میں سنبھالا۔ یہ کہہ کر جسپال چند لمحے خاموش رہا اور بولا، میں تمہیں شروع سے بتاتا ہوں، ممکن ہے اس میں تمہارے لیے کوئی نئی بات ہو، جہاں بھی تمہیں لگے کہ یہاں الجھن ہے تو مجھ سے پوچھ لینا۔ ٹھیک ہے، کہو، اس نے سڑک پر نگاہیں جماتے ہوئے سر ہلا کر کہا۔ جب شری دربار صاحب پر اندرا حکومت نے فوج کشی کی تھی، میرے باپو میری پیدائش پر مانی گئی منت اتارنے سیوا کار کے لیے وہیں دربار میں موجود تھے، لیکن ساکا یعنی سانحہ 84 میں میرے دو تائے، ایک چاچا، ان کی بیویاں اور میری ایک پھپھو سمیت سب کو تہہ طاق کر دیا گیا۔ اس گاؤں اوگی میں انہیں مارا گیا اور انہیں جلایا گیا۔ میری ایک پھپھو بچ گئی تھی جو ساتھ والے گاؤں میں بیائی ہوئی تھی، اس نے آ کر مجھے سنبھالا۔ میں اس وقت محض 1 سال کا تھا، شاید گوشت کا ایک بے ضرر لوتھڑا سمجھ کر نظر انداز کر دیا گیا تھا۔ پھپھو اپنے شوہر کے ساتھ مجھے وینکوور لے گئی، وہیں میں نے شعور سنبھالا۔ تمہاری پھوپھی نے کبھی یہ نہیں بتایا کہ وہ سب کیسے ہوا؟ انوجیت نے پوچھا۔ اس نے ہمیشہ یہی کہا کہ بھارتی فوج اور اندرا حکومت نے مل کر سکھ قوم کو صفائے ہستی سے مٹانے کا منصوبہ بنایا ہوا تھا۔ جس طرح انگریزوں نے مسلمانوں کو مذہبی طور پر نقصان پہنچانے کے لیے مرزائی تخلیق کیے تھے، بالکل اسی طرح سکھوں کو ختم کرنے کے لیے مذہبی طور پر نرنکاری سکھ تخلیق کیے، جنہیں چانکیہ سیاست امرت دھاری سکھوں پر مسلط کر رہی تھی۔
दूसरी जानिब अमृतधारियों को खत्म करने के लिए ताकत का इस्तेमाल किया गया, उन्हें काट काट कर फेंका गया, उन्हें जिंदा जला दिया गया। क्या तुम समझते हो कि ऐसा ही था या फक्त तुम्हारी फुप्पी ही का ख्याल था? अनुजीत ने चमकती आंखों से पूछा। अब तक तो मैंने जो भी ज़राए इब्लाग में पढ़ा है, मालूमात ली हैं, तेरे जैसे नेट दोस्तों से गपशप की, इससे मैं समझता हूँ कि ऐसा ही हुआ होगा। लेकिन अनुजीत, सिर्फ हमारे खानदान के साथ ऐसा क्यों हुआ? ओगी में और कोई पूरा खानदान इस कदर बेरहमी से नहीं मारा गया। हमारा खानदान ही क्यों? इस सवाल का जवाब देते हुए मेरी फूफो ने निगाहें चुराईं। इसलिए मेरे दिमाग में ये बात नौजवानी ही से थी कि मैं इस हकीकत से पर्दा चाक करूंगा। मेरी फूफो ने मुझे कभी यहाँ भारत आने की इजाज़त नहीं दी, मगर अब वो पूरी हो गई हैं। ये कहकर वो एक लम्हे के लिए खामोश हो गया। ओह! बहुत अफ़सोस हुआ। अनुजीत के लहजे में दुख भी था। हाँ अनुजीत, वो मेरी फूफो ही नहीं, मेरी माँ भी थी, मेरा बाप भी, मेरी दोस्त, मेरी मोहसिन, मेरा सब कुछ थी। जसपाल ने गुलूगीर लहजे में कहा। उनकी कोई औलाद हुई? उसने पूछा। हाँ, दो बेटे और एक बेटी। मुझे बड़ा भाई मानते हैं। अपना सारा कारोबार उन्हीं के सुपुर्द करके आया हूँ। ये कहकर उसने चंद लम्हे खामोशी इख्तियार करने के बाद कहा, मैंने वैंकूवर में पढ़ा, अपना बिजनेस शुरू किया और आज 25 साल के बाद एक मजबूत बिजनेस उन्हें देकर यहाँ आ गया हूँ। अनुजीत, मेरी हमेशा से यही ख्वाहिश रही कि मुझे कोई ऐसा बंदा मिल जाए जो ओगी पिंड का हो। वहां तो मुझे कोई नहीं मिला। सिर्फ तुम मेरे नेट फ्रेंड बने जो ओगी से ताल्लुक रखता था। और तुम्हारी मुझ पर नवाजिशात की वजह यही थी कि तुम यहाँ पर। उसने कहना चाहा, मगर जसपाल ने बात काटते हुए कहा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा अनुजीत। मैं नहीं चाहता था कि तुम मेरी निगाहों से ओझल हो जाओ। मैंने जो कुछ भी किया, तुम्हें अपना दोस्त बनाने के लिए किया। ये तुम पर कोई एहसान नहीं, बल्कि मेरी मजबूरी थी। अब तुम इसे जो भी समझो। उसके लहजे में शर्मिंदगी की हल्की सी भी रमक नहीं थी, बल्कि एक तरह से एतमाद था। मुझे अच्छा लगा जसपाल कि तुमने साफ साफ कह दिया। अब ये यकीन रखना कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, जितना चाहे मुझ पर एतमाद कर लेना। मैं शुक्रिया नहीं कहूंगा अनुजीत। जसपाल ने मुस्कुराकर उसकी जानिब देखते हुए कहा। कहना भी नहीं चाहिए, वो धीरे से बोला। फिर तेजी से पूछा, तुम अब ओगी में क्या करना चाहते हो? सच पूछो तो मुझे खुद नहीं मालूम कि मैंने क्या करना है, क्या नहीं करना। अब ये तो हालात ही बताएंगे। वो ऐसे बोला जैसे उसकी आवाज़ किसी गहरे कुएं से आ रही हो। उसे दरबार साहब में अपनी कैफियत याद आने लगी। उसे ये बावर तो हो गया था कि उसने क्या करना है, लेकिन यकीन से कुछ नहीं कह सकता था कि किन हालात में उसने क्या करना है। दरबार साहब से उसे इशारा मिल गया था। उन्हें अमृतसर से निकले तकरीबन पौना घंटा हो गया था। तभी सड़क किनारे एक ढाबे की तरफ गाड़ी मोड़ते हुए अनुजीत ने कहा, चल यार, कुछ रोटी टुकर हो जाए फिर देखी जाएगी। जसपाल सिंह मुस्कुरा कर रह गया। तारकोल की स्याह सड़क ने गांव और हवेली के दरमियान हद फासिल कायम कर दी थी। ये सरदार शाहदीन की हवेली और नूर नगर अलग अलग दिखाई पड़ते थे। सड़क के दाएं जानिब आबादी वाले गांव में जिंदगी की जदीद सहूलियात मैसर आना शुरू हो गई थी। सड़क के बाएं जानिब काफी आगे जाकर हवेली थी। तारकोल की बड़ी सारी सड़क तकरीबन 1.5 फरलांग फासला तय करके हवेली तक पहुंचाती थी। 8 एकड़ रकबे पर हवेली की चारदीवारी थी, जबकि रिहायशी हिस्सा 4 एकड़ पर था, जिसके इर्द गिर्द बाग और मुलाजमीन के रिहायशी क्वार्टर थे। एक तरफ अस्तबल था, जो अब जदीद मॉडल की गाड़ियों का गैराज बन चुका था। मैंने दरमियानी सड़क से हवेली वाली सड़क पर बाइक मोड़ी तो सफ़ेद पेंट की हुई हवेली मुझे धूप में चमकती हुई दिखाई दी। आहनी गेट बिल्कुल स्याह था, जो किसी किले का गेट होने का तासुर देता था। मैंने गेट के पास बाइक रोकी तो चौकीदार ने मुझे देखते ही गेट खोल दिया। मैं बाइक समेत अंदर चला गया। हवेली के अकब में सब्ज लॉन के एक कोने में बड़ी सारी छतरी तले सरदार शाहदीन के साथ शाहजेब भी बैठा हुआ था। उनके सामने धरी मेज पर चाय के नफीस बर्तन थे। मेरे और उनके दरमियान पत्थर की एक रविश थी। वहां पर मैंने एक तरफ बाइक खड़ी की और उनकी जानिब बढ़ गया। वो दोनों बड़े गौर से मेरी तरफ देख रहे थे, जिससे ना जाने मुझे क्यों ये एहसास हुआ कि वो मेरे मुंतजिर थे। मैंने करीब जाकर सलाम किया और बड़े मुअद्दब अंदाज में खड़ा हो गया। तब सरदार शाह दीन ने मेरे सलाम का जवाब देते हुए नरम लहजे में कहा, बैठो। उसका इशारा करीब रखी कुर्सियों में से एक की तरफ था, जो मुझसे 2 फुट के फासले पर पड़ी हुई थी। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था कि सरदार मुझे अपने बराबर बैठने के लिए कहे। इसलिए मैंने बड़े मुअद्दब अंदाज में कहा, नहीं सरदार जी, मैं ऐसे ही ठीक हूँ, आप हुक्म करें।
जब मैं तुम्हें कुर्सी पर बैठने के लिए कह रहा हूं तो बैठ जाओ। उसने कदरे उलझते हुए कहा। सरदार जी, इस कुर्सी पर बैठना बहुत आसान है, मगर बैठकर उठना बहुत मुश्किल है। वो थोड़ी देर जो मैं इस कुर्सी पर गुजारूंगा, उसकी लज्जत मेरा दिमाग खराब कर देगी। मैं ऐसे ही ठीक हूँ, मैंने उसी अदब से कहा। तो वो मुस्कुराते हुए खुशगवार लहजे में बोला, जमाल, मैं जानता हूँ कि वक्त ने तुझे ढाल कर तलवार बना दिया है। तुम चमक भी गए हो, लेकिन अभी तेज धार होने में तुम्हें कुछ वक्त लगेगा। मैं जानता हूँ सरदार जी, जहाँ तलवार बन गया हूँ वहाँ धार लगने में अब कितना वक्त लगेगा। खैर, आप हुक्म कीजिए। मैंने अपने लहजे को बाअदब ही रखने की भरपूर कोशिश की। वो चंद लम्हों के बाद बोला, ये तो तुम्हें मालूम है ना जमाल कि मैंने हमेशा फनकारों की कदर की है। नटबाजों से लेकर तेरे जैसे माहिर निशाना बाजों तक ने इस हवेली से हमेशा कदर पाई है। रात मेले वाला मामला सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरे गांव का लड़का इतना फनकार है। ये कहकर उसने अपनी जैकेट की जेब में हाथ डाला और 500 रुपए वाले नोटों की एक गड्डी मेज पर बर्तनों के साथ रख दी। ये लो, ये तुम्हारा इनाम है, उठा लो। उसके यूं कहने पर मेरे अंदर एक बगोला उठा, जिससे मुझे तौहीन का एहसास हुआ। मैं इनाम और मुआवजे के दरमियान फर्क को समझता था, लेकिन सामने पड़ी हुई नोटों की गड्डी ना इनाम और ना मुआवजा था। ये वो चारा था जो किसी को जहनी गुलाम बनाने के लिए डाला जाता है। मैं सरदार शाहदीन को अच्छी तरह जानता था, इसलिए खुद पर काबू पाते हुए पूछा, सरदार जी, इतनी बड़ी रकम? नहीं, ये कोई इतनी बड़ी रकम नहीं है। तुम्हारे शायाने शान तो इससे भी ज्यादा होनी चाहिए। ये गड्डी उठाकर जेब में डालो, फिर मैं तुमसे वो कुछ कहूं जो मैंने तुम्हारे बारे में सोचा है। वो बहुत काया आदमी था, कदम ब कदम आगे बढ़ना चाहता था। मेरा रद्द अमल ही उसे आगे बढ़ने में मदद देता। इससे मैंने अंदाज़ा लगा लिया कि ज़रूर वो कोई डील करना चाहता है, वरना मेरे जैसे बेऔकात बंदे के लिए तो उसके पास सोचने की भी फुर्सत नहीं थी। मैंने एक लम्हे में सोचा और आगे बढ़कर गड्डी उठा ली। फिर अदब से बोला, जी सरदार जी, हुक्म। तुझे मालूम ही है कि शाहजेब ने 14 जमातें पढ़ ली हैं। तुम दोनों एक साथ ही तो कॉलेज पढ़ते रहे हो। मैं चाहता हूँ कि इसे अब लाहौर यूनिवर्सिटी भेज दूँ। तुम भी इसके साथ पढ़ने के लिए वहीं दाखला ले लो। सारा खर्चा हवेली ही से होगा। वहाँ तुम इसके साथ रहोगे और तुम्हें माकूल माहाना रकम भी मिलेगी। जाओ, तैयारी कर लो, कल तुम लोगों ने यहाँ से निकलना है। उसने बड़े सुकून से अपना ख्याल जाहिर कर दिया। तभी मैं खुद पर काबू पाते हुए पुरसकून लहजे में बोला, मतलब मुझे वहां शाहजेब का बॉडीगार्ड बनकर रहना होगा। हाँ, एक तो हमारी दुश्मनदारी बहुत है, ये तो तुझे मालूम ही है। दूसरा, ये वहां फक्त पढ़ने ही नहीं जा रहा, बल्कि मैं इसे वहां से सियासी तौर पर उभारना भी चाहता हूँ। जैसे ही ये यूनिवर्सिटी पढ़ ले, तब तक कम से कम सूबे के लोग तो इसे जानते हों। ये कहते हुए उसने मुझे सर से पांव तक देखा और बड़े खुनक लहजे में कहा, फिर तुझे भी तो अभी तेज धार बनना है। तुम्हारे लिए भी ये सुनहरी मौका साबित होगा। गोया मुझे वहां पर शाहजेब का मुलाजिम बनकर रहना होगा, जिसके इवज इतनी नवाजिशात मुझ पर की जा रही हैं। इस बार मेरे लहजे में तलखी की हल्की सी रमक दर आई थी। इस पर सरदार ने चौंक कर मेरी तरफ देखा और फिर बड़े ठहरे हुए अंदाज में कहा, तुम इसे जो मर्जी नाम दे लो। ये कहते हुए वो तंजिया अंदाज में मुस्कुरा दिया था। उसकी मुस्कुराहट ने जलती पर तेल का काम कर दिया। मैंने बड़े सुकून से वो गड्डी दोबारा मेज पर रख दी और बोला, ये तो कुदरत की तकसीम है ना सरदार जी, कि आपके पास दौलत का शुमार नहीं, लेकिन मुझे जो मेरे रब ने दिया है वो आपके पास नहीं। आप शाहजेब के लिए अपनी दौलत से ना जाने कितने बॉडीगार्ड खरीद सकते हैं। मेरा फन इस जैसे घटिया कामों के लिए नहीं है। मुझे अपने फन की कदर करनी आती है। और बाकी रही मेरे तेज धार होने की बात, तो वक्त सब कुछ बना देता है। और कोई हुक्म है मेरे लिए? इस बार मैंने सरदार की आंखों में आंखें डालकर बात की, तो वो मुस्कुरा दिया और बड़े सुकून से बोला, तुम में सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि तुम्हारा खून बहुत गर्म है। ये तुझे कुछ भी नहीं सोचने देता। जाओ, आज सारा दिन मेरी ऑफर पर ठंडे दिमाग से गौर करना। बात समझ में आ जाए तो हवेली आ जाना अपनी तैयारी करके। इससे पहले कि मैं फौरी तौर पर इनकार कर देने के लिए लब खोलता, अचानक शाहजेब ने तेजी से कहा, ये कैसी बातें चल पड़ी हैं? फिर मेरी तरफ देख कर बोला, यार, क्या तुमने मजीद आगे नहीं पढ़ना? हम कल तक इकट्ठे पढ़ते आए हैं। अगर अब एक साथ दाखला ले लेंगे और साथ में रहेंगे तो इसमें बुराई क्या है? तुम ना बनना मेरा बॉडीगार्ड, दोस्त बनकर तो रह सकते हो ना मेरे साथ।
दूसरे लोग थोड़े हैं इस काम के लिए। शाहजेब छुरी खरबूजे पर गिरे या खरबूजा छुरी पर, बात तो एक ही है। सुनो, मैं सरदार साहब की ऑफर से इनकार करता हूँ। बरखुरदार, तुम बहुत बड़ी ऑफर ठुकरा कर महज कुएं के मेंढक रहना चाहते हो, जबकि मैं तुझे आसमान तक पहुंचाने की बात कर रहा हूँ। सरदार ने तंजिया लहजे में कहा तो मैं मुस्कुराते हुए बोला, सरदार जी, मुझे अभी आसमान पर नहीं जाना। अभी जमीन पर बहुत सारे काम हैं। अल्लाह हाफिज। मैंने उन दोनों पर एक निगाह डाली जो मेरी तरफ ही देख रहे थे। मैंने मजीद कुछ सुने बगैर अपने कदम वापसी के लिए बढ़ा दिए। रिहायशी इमारत की तरफ आते हुए रास्ते में मेरी बाइक खड़ी थी। मैंने वो स्टार्ट की तो उसकी आवाज़ ने खामोशी को चीर दिया। मैं अपने आप को पुरसकून करता हुआ वहां से निकलता चला गया। घर में दाखिल होते ही माँ ने मेरा चेहरा पढ़ लिया। वो इस वक्त सेहन में लगे नीम के दरख्त तले बैठी थी। उसके सामने सब्जी की टोकरी थी। उसके साथ ही दूसरी चारपाई पर सोनी बैठी हुई थी। मैं बाइक खड़ी करके अंदर जाने लगा तो माँ ने कहा, ओए जमाले, इधर बात सुन। खैरियत तो है ना? मैं रुक गया और वहीं खड़े खड़े बोला, कोई बात नहीं माँ, सब ठीक है। तू मुझे नाश्ता दे, इसके बाद मैं इसके साथियों का अता पता मालूम करने जाऊं। उनका पता चल गया तो ठीक, वरना इसे शहर के बस अड्डे पर छोड़ देता हूँ, खुद चली जाएगी। हवेली वालों ने तुझे क्यों बुलाया था? अम्मा ने मेरे चेहरे पर देखते हुए पूछा। तो मैं अम्मा के पास जाकर खड़ा हुआ और वहां की सारी रुदात सुना दी। वो चंद लम्हे मेरी तरफ देखती रही, फिर बोली, अच्छा किया तूने सरदार को इनकार कर दिया। और ये कहकर वो खामोश हो गई। माँ, क्या तुझे मेरा इनकार करना अच्छा नहीं लगा? मैंने उलझते हुए पूछा तो वो तड़प कर बोली, देख जमाले, मैंने तुझे उस वक्त भी नहीं डराया था जब तू मेरी छाती से लगकर दूध पीता था। तू जानता है कि मैंने आज तक ना तुझे डराया है, ना कभी तेरा हौसला तोड़ा है, लेकिन अभी इन सरदारों के साथ तेरी दुश्मनी से तेरी जिंदगी अजीरन हो जाएगी। माँ ने कहा तो सोनी ने चौंक कर उनकी तरफ देखा। उनकी दोस्ती कौन सा सुकून लेने देगी माँ? क्या तुझे अपने बेटे पर भरोसा नहीं? तू बेवा होकर भी मेरी परवरिश करती रही और मैं तुझे ना उम्मीद कर दूंगा? मैंने जज्बाती होते हुए कहा, मुझे बस तेरी फिक्र है, क्योंकि ये दुनिया बड़ी ही जालिम है पुत्र। माँ ने समझाते हुए कहा, माँ, जब तक तेरी दुआ है ना, मुझ पर कोई आंच नहीं आ सकती। चाहे सारी दुनिया मेरी मुखालिफ हो जाए। और तूने मुझे जो बनाना था बना दिया। अब मैं जानता हूँ कि मुझे क्या बनना है और क्या करना है। बचपन से लेकर आज तक यही एक सबक तो सीखा है मैंने। मैंने हतमी अंदाज में कहा तो माँ ने दुलार से कहा, मेरे लाल, मैं तुझे बहुत बड़ा आदमी देखना चाहती हूँ। उनके लहजे में ममता घुली हुई थी। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि मैं किसी की नौकरी करूं या किसी का गुलाम बन जाऊं। ये सरदार तो इंसान पर इंसान की हुकूमत चाहते हैं, जिसे मेरा ज़मीर कभी कबूल नहीं कर सकता। मेरी किस्मत में जो होगा मैं बन जाऊंगा। चल छोड़ इस किस्से को, मुझे नाश्ता दे, बहुत भूख लगी है। मैंने उकताए हुए अंदाज में कहा तो अम्मा उठ गईं। सोनी यकटुक मुझे देखे चली जा रही थी। तभी मैंने उससे पूछा, एक बात की मुझे समझ नहीं आ रही सोनी, तेरे साथ कोई भी नहीं था, तू इस तरफ कैसे आ गई? मैं, उसने सोचते हुए कहा, जैसे याद कर रही हो, फिर बोली, मैं उस वक्त तुम लोगों के करीब थी जब फायरिंग शुरू हुई। इसी भगदड़ में किसी ने मुझे बाजू से पकड़ा और एक तरफ लेकर निकल खड़ा हुआ। वो कोई देहाती बंदा था। उसके पीछे चंद लोग थे। शायद वो मुझे माले गनीमत समझ रहे थे या पता नहीं। कुछ ऐसा था कि मुझे खौफ आ गया। मैं पूरी कुवत लगाकर उससे अपना बाजू छुड़ाया और जिधर मुंह आया उधर भाग खड़ी हुई। वो कुछ दूर तक तो मेरे पीछे आए थे। मैं अंधाधुंध भागती हुई फसलों में छुप गई। मुझे उनका तो पता नहीं किधर गए, लेकिन इतनी देर में तुम आ गए। उसने अपनी बात कही तो मैंने पूछा, तुझे मुझ पर एतबार आ गया था या मजबूरी में डर कर? मैंने अगर तुम्हें वहां पंडाल में फायर करते हुए ना देखा होता तो कभी तेरे साथ ना आती। उस वक्त मुझे किसी पनाह की जरूरत थी, सो मैं तुम्हारे साथ यहाँ आ गई। वो हतमी लहजे में बोली तो मैंने कहा, अच्छा तो ऐसे कर, अपनी तैयारी तू पकड़, मैं नाश्ता कर लूँ तो तुझे छोड़ आऊं। कहाँ कहाँ छोड़ के आओगे? मेरे साथी मिल गए हैं? उसने तेजी से पूछा। पता करते हैं, मिल गए तो ठीक, वरना तुझे शहर के बस अड्डे पर छोड़ देता हूँ। किसी बस में बैठकर चली जाना। क्या तू मुझे 2-4 दिन माँ जी के साथ नहीं रहने देगा? आखिर मैंने चले ही जाना है, आज नहीं तो चंद दिन के बाद। उसने हसरत आमेज लहजे में कहा तो मैं मुस्कुरा दिया और आम से लहजे में बोला, चल ज्यादा फिल्मी डायलॉग मत मार, मैं खामखा की कोई उलझन नहीं पालना चाहता। चल उठ जा। मैंने कहा तो वो उठ गई। उस वक्त तक अम्मा ने मेरे सामने नाश्ता रख दिया था। जब छाका गेट से अंदर आता हुआ दिखाई दिया,
उसका चेहरा उतरा हुआ था। वो मेरे करीब पड़ी चारपाई पर बैठते हुए बोला, पता है रात कितने बंदे जख्मी हुए हैं? दोनों तरफ से लगभग 18 बंदे शदीद जख्मी हैं। अब शायद उनमें दो चार बंदे मर भी जाएं। उसने खबर सुनाई और बड़े सुकून से नाश्ते की तरफ हाथ बढ़ा दिया। ये मरने वाले बंदे किन के हैं? मैंने पूछा। पीरजादा वकास के। अपने बंदे तो बहुत कम जख्मी हुए हैं, उसने निवाला मुंह में डालते हुए कहा। अच्छा, तू नाश्ता करके तैयार हो जा, शहर चलते हैं, वहां जख्मियों का भी पता कर लेंगे और इसको भी छोड़ देंगे। मैंने दालान में खड़ी सोहनी की तरफ इशारा करते हुए कहा। यार, रात तो बड़ी खूबसूरत लग रही थी ये। इसे बुलाना पास, जरा करीब से देखूं, उसने मजाक में कहा। अभी तेरे साथ बिठा दूंगा, देखते रहना इसे। चल, तू नाश्ते की तरफ ध्यान दे। मैंने मक्खन पराठे पर रखते हुए कहा तो वो धीरे से मुस्कुरा कर रह गया। उस वक्त हम नाश्ता करके चाय पी रहे थे कि सोनी धीमी सी चाल चलती हुई हमारे करीब आई और बड़े अजनबी से लहजे में बोली, यहाँ गांव में कोई फोन है कहीं से मैं कॉल कर सकती हूँ? हाँ, चौक में है, अच्छू करियाने वाले के पास। क्यों, किसे फोन करना है? मैंने जवाब देते हुए पूछा। ये तेरा मामला नहीं है जमाल, अब मैं चली जाऊंगी, तुझे फिक्र करने की जरूरत नहीं, उसने तेजी से कहा। तो मैंने छाके की तरफ देखा। वो बिल्कुल अजनबी बनकर हमारी बात सुन रहा था। तब मैंने कहा, चल बोल, क्या है नंबर तुम्हारा, मैं वहां फोन कर देता हूँ। हाँ, तुझे चौक में नहीं ले जा सकता, मैं अभी लिख देती हूँ। ये कहकर वो उल्टे कदमों अंदर की तरफ चली गई, जबकि छाका कुछ सुने बगैर वापस चला गया। वो समझ चुकी थी कि मैंने उसे अब हर हाल में यहाँ से भेज देना है और फिर हमें शहर भी तो जाना था। वहीं किसी बस में बिठाकर उससे जान छुड़वा लेनी थी। मैं गली में निकलकर पैदल ही चौक की तरफ जा रहा था। मैंने अभी चंद कदम ही बढ़ाए थे कि सामने से एक सुर्ख रंग की खुली छत वाली जीप आनन फानन गली में दाखिल हुई। अगले चंद लम्हों में वो मेरे पास आन रुकी, जिससे धूल का एक मरगोला उठा। इससे पहले कि वो धूल हटती, किसी ने जोर से पुकारा, ओए जमाल, तू ही है ना? जीप में 6 लोग सवार थे। उनकी शक्लें मेरे लिए बिल्कुल अजनबी थीं। उनका यूं मेरा रास्ता रोकना खतरे से खाली नहीं था। मेरी निगाहों में सरदार शाह दीन को किया हुआ इनकार घूम गया। सरदार ये कब चाहते हैं कि एक ऐसा आदमी जिसने यतीमी में परवरिश पाई हो, गरीब हो, दौलत उसके मुंह पर मारकर उसके हुक्म से सरताबी करे? सरदार सोच भी नहीं सकता था कि गांव में रहने वाले उसके जेर तसल्लुत लोग उसके हुक्म से इनहराफ कर दें। मैंने बगावत की थी, अब इसकी सजा तो मुझे मिलनी थी। उस वक्त तक धूल की धुंध छट चुकी थी कि एक काले भजंग शख्स ने दोबारा पूछा, जो पैसेंजर सीट पर बैठा हुआ उनका लीडर दिखाई दे रहा था। उसके लहजे और अंदाज में जो अक्खड़पन था, वो मुझे बहुत बुरा लगा। इसलिए मैंने भी टेढ़े अंदाज में पूछा, ओए, तुझे किस जमाल की तलाश है जो रात मेले से लड़की उठा कर लाया है, और मैं जानता हूं कि वो तू है। चल, वो लड़की हमें दे दे, हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। उसने अपने पीले दांतों की नुमाइश करते हुए उसी अक्खड़पन से हुक्म सादिर किया। उसी वक्त फौरन मेरे जहन ने सोचा कि इसे कैसे मालूम कि लड़की मेरे पास है? मैंने पहले कभी इसे यहाँ नहीं देखा। 12 घंटे से ज्यादा वक्त हो गया था, सोनी ने घर से बाहर तक कदम नहीं निकाला था। फिर ये कौन है? कौन? कैसी लड़की? तू होश में तो है? क्या बक रहा है? मैंने तेज लहजे में कहा तो वो अपने साथियों की तरफ देख कर बोला, ये ऐसे नहीं मानेगा, चल इसके घर चल, वहां से लड़की ले आते हैं, देखते हैं ये सूरमा क्या करता है। अगले ही लम्हे ड्राइवर ने जीप बढ़ा दी। वो मेरे घर से चंद कदम के फासले पर थे। चंद लम्हों में वो मेरे घर के सामने थे। मैं तेजी से मुड़कर उनकी जीप के सामने आ गया, मगर उनमें से कोई उतरा नहीं था। मैंने ऊंची आवाज में पूछा, ओए रुको, क्या चाहते हो तुम लोग? बड़ा बेवकूफ है तू, अभी तुझे बताया तो है। खैर, जल्दी से लड़की निकाल ला, वरना हम फिर तो निकाल ही लेंगे, उसके लीडर ने इस्तेहजाइया अंदाज में कहा। तो खून मेरे दिमाग में ठोकरें मारने लगा। मैंने खुद पर काबू रखते हुए तहम्मुल से पूछा, तू मेरे ही घर के सामने खड़ा मुझे धमकी दे रहा है? तुम्हारी खैर इसी में है कि तू जिधर से आया है उधर ही वापस चला जा। मैं नहीं जानता कि तू किसका कुत्ता है। जैसे ही मुझे मालूम हुआ, मैं खुद जाकर इस घटिया हरकत के बारे में पूछ लूंगा। मेरे यूं कहने पर उसने जोरदार कहकहा लगाया, फिर तज़हीक आमेज अंदाज में मेरी तरफ देखकर दोबारा कहकहा लगाया। फिर चंद लम्हे मेरी तरफ देखते रहने के बाद वो जीप से उतरने लगा, मगर मैं उसे कब मौका देता, इससे पहले कि उसका पांव जमीन पर पड़ता, मैंने चश्मे जदन में पिस्टल निकाला और उसकी पिंडली पर फायर कर दिया। मैंने अपनी जगह तब्दील की और दूसरी तरफ पहलू में आकर उसके कंधे पर भी फायर झोंक दिया। इससे पहले कि दूसरे अपना असला सीधा करते,
میں نے پورا میگزین ان پر خالی کر دیا۔ یہ سب آدھے منٹ کے دورانیے میں ہوا۔ مجھے میگزین بدلنا تھا۔ میں اچانک ہی سامنے والے گھر میں داخل ہو گیا۔ میں نے تیزی سے میگزین نکالا اور بدلتے ہی دیوار پر چڑھنے لگا۔ چند لمحوں میں دیوار کے اوپر سے باہر دیکھا۔ ان کی حالت نازک تھی۔ جس نے بھی حرکت کی وہ اپنی زندگی سے جائے گا، سر پر ہاتھ رکھ کر جیپ سے نیچے اتر آؤ۔ جس وقت میں یہ کہہ رہا تھا ان میں سے ایک سیانے نے اپنا دایاں ہاتھ قریب پڑی گن کی طرف بڑھایا۔ میں نے اس کے ہاتھ کا نشانہ لیا اور فائر کر دیا۔ وہ چیخ مار کر الٹ گیا۔ وہ سبھی سہم گئے۔ شاید انہیں اس قدر فائر ہونے کی توقع نہیں تھی۔ وقت سے پہلے ہو جانے والا اندازہ ہی انسان کو یا تو فتح سے ہمکنار کر دیتا ہے یا مات اس کے مقدر میں ہوتی ہے۔ ان کا اندازہ غلط ہو گیا تھا۔ ممکن ہے انہوں نے یہی خیال کیا ہو کہ وہ ایک چیونٹی کو مسلنے کے لیے جا رہی ہیں۔ وہ لیڈر بھی میری جانب پھٹی پھٹی مگر دردناک نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کے کاندھے پر رکھا ہوا ہاتھ خون سے تر ہو چکا تھا۔ فائرنگ کی آواز سے گلی کے دروازے کھل کے بند ہو گئے تھے۔ میں نے پسٹل کی نال سے انہیں جیپ سے اترنے کا اشارہ کیا۔ اب بتاؤ تم میں سے پہلے کس نے مرنا ہے؟ میرے یوں کہنے پر دوسروں کے تو چہروں پر رنگ آ کر گزر گئے، مگر ان کا لیڈر اپنے حواس میں تھا۔ اس نے پینترا بدلتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے جمال، تو بھاری پڑ گیا ہے، ہمیں جانے دے۔ ٹھیک ہے، یہ بتا دو کہ تمہیں کس نے بھیجا ہے، میں تجھے جانے دوں گا۔ میں نے سرد لہجے میں پوچھا تو وہ چند لمحے تذبذب میں پھر اپنی پشت پر موجود ساتھیوں کی آہو بکا سن کر بولا، پیرزادہ وقاص نے۔ اس نے کہا تو میں ایک دم سے چونک گیا۔ اسے کیسے معلوم ہوا کہ سونی میرے پاس ہے؟ یہی سوال میں نے اس سے کیا تو وہ بولا، یہیں اس گاؤں سے پتا چلا ہے، اس لڑکی کے ساتھ والے پیرزادہ کے پاس ہیں۔ اس نے دردناک لہجے میں کہا۔ اس کی آواز اب ڈوبنے لگی تھی، یا وہ ڈرامہ کر رہا تھا۔ ٹھیک ہے تم لوگ جاؤ، اسے کہنا کہ لڑکیوں کے ساتھیوں کو یہاں بھیج دے، میں لڑکی انہیں دے دوں گا۔ اور ہاں، اسے بتا دینا میں نے لڑکی کو اغوا نہیں کیا بلکہ وہ میرے ساتھ خود آئی ہے۔ یہ کہتے ہوئے مجھے شدید غلطی کا احساس ہوا۔ وہ کچھ دور جا کر اسلحے کے بل بوتے پر کچھ بھی کر سکتے تھے۔ میں نے ان کے ہر بندے کو زخمی کیا تھا۔ میں اگر اس وقت ان پر رحم کرتا تو ممکن تھا کہ وہ جان سے مجھے مار دیتے۔ وہ فطری طور پر سیدھے ہوئے ہی تھے کہ میں نے کہا، جیپ چھوڑو، پیدل جاؤ یہاں سے، 10 تک گنتی گنوں گا، پھر جو بھی نشانے پر چڑھا میں اسے مار دوں گا۔ ایک، میں نے کچھ ایسے انداز میں کہا تھا کہ فوراً ہی ان میں ہلچل مچ گئی۔ میرے پسٹل تاننے کی دیر تھی۔ وہ تون و کراہن جیپ سے اترے اور تیزی سے واپس گلی میں چل دیے، حالانکہ ایک سے چلا نہیں جا رہا تھا۔ میں جان بوجھ کر دھیرے دھیرے گن رہا تھا۔ 7 8 تک پہنچا تھا کہ وہ گلی سے نکل گئے۔ میں جب تک دیوار سے نیچے آیا، گلی میں سے کئی مرد اور عورتیں نکل آئے۔ میں نے کسی کے سوال کا جواب نہیں دیا، بلکہ میرا ذہن اس وقت تیزی سے یہی سوچ رہا تھا کہ پیرزادہ وقاص تک سونی کے بارے میں معلومات کیسے پہنچی۔ کیا گاؤں میں اس کا کوئی مخبر ہے یا پھر مخبری پر کسی کو مامور کر دیا گیا ہے؟ ان سوالوں کے جواب کا یہ وقت نہیں تھا۔ اس وقت میں شدید خطرے میں تھا۔ پیرزادہ وقاص کو دوہری چوٹ دے چکا تھا۔ ان 12 گھنٹوں میں اس کے کئی بندے زخمی کر دیے تھے۔ وہ ایسا بھی بے وقوف نہیں تھا کہ خاموش بیٹھا رہتا۔ اب اس کا حملہ ایسا نہیں ہونا تھا کہ جسے میں روک سکتا۔ میں نے تیزی سے جیپ کی تلاشی لی، سارا اسلحہ ایک جگہ اکٹھا کیا، پھر اسے اٹھا کر گھر کی جانب پلٹا ہی تھا کہ گیٹ کی جھری سے سونی دکھائی دی جو مجھے دیکھ رہی تھی۔ گلی میں موجود کسی بھی مرد یا خاتون نے مجھ سے کوئی سوال نہیں کیا۔ میں نے پاؤں کی ٹھوکر سے گیٹ کھولنا چاہا، مگر اس سے پہلے سونی نے کھول دیا۔ مجھے لینے آئے تھے وہ؟ اس کے لہجے میں خوف سے زیادہ تجسس تھا، جبکہ کچھ فاصلے پر کھڑی اماں دکھ بھرے چہرے کے ساتھ مجھے دیکھ رہی تھی۔ ہاں، تجھے لینے آئے تھے۔ تیرے سارے سنگی ساتھی ان کے پاس ہیں، میں نے اسے جواب دیا اور تیزی سے سیڑھیاں چڑھتا چلا گیا۔ میں نے اوپر والے کمرے پر پڑے تالے کو مخصوص انداز میں دبایا تو وہ کھل گیا۔ یہ میری خاص تکنیک تھی۔ اس تالے کی چابی نہیں تھی۔ دروازہ کھول کر میں نے اسلحہ ایک طرف رکھا، دروازہ بند کیا اور نیچے آ گیا۔ اماں اب افسردہ اور حیرت زدہ سی چارپائی پر بیٹھی ہوئی تھی۔ تو کیا سمجھتا ہے کہ یہ پیرزادے تھے؟ سردار شاہ دین کی چال بھی تو ہو سکتی ہے، ماں نے دھیرے سے کہا۔ اس سے پہلے کہ میں جواب دیتا، سونی نے خوفزدہ لہجے میں کہا، دیکھو، میری وجہ سے خون خرابہ ہو سکتا ہے، وہ اب بھرپور حملہ کر سکتے ہیں۔ مجھے بتا دو کہ وہ پیرزادہ کدھر رہتا ہے، میں خود چلی جاتی ہوں وہاں۔ بکواس مت کرو، میں نے انتہائی غصے سے کہا تو اس نے چونک کر میری طرف دیکھا۔ یہ میرے مزاج کے خلاف ہے کہ کوئی زبردستی مجھ سے کچھ چھین لے یا جو میں نے کہا ہے ویسا نہ ہو۔
मैंने उन्हें कह दिया है कि वो तुझे यहाँ से आकर ले जाएं तो ले जाएं। इसका मतलब है कि मैं अब तुम्हारी कैदी हूँ? उसके लहजे में खौफ के साथ साथ तशवीश भी थी। वो मेरी बात के कुछ और मायने ले बैठी थी। तब मैंने उसे समझाते हुए कहा, कोई यूं धौंस जमाकर तुम्हें मुझसे ले जाए ऐसा मुमकिन नहीं। तेरे संगी साथी आ जाएं तो ले जाएं तुम्हें, मुझे कोई एतराज नहीं। पुत्र, मेरा मन नहीं मानता कि पीरजादा ऐसा कर सकता है। तुम ऐसे करो, जाओ और उससे राबता करो, तुम पर सारा मामला खुल जाएगा। माँ का कहना मेरे लिए हुक्म का दर्जा रखता था। मैंने सोनी से कोई बात नहीं की और बाहर निकल गया। मेरा रुख फिर से अच्छू करियाने वाली की दुकान की तरफ था। मैंने जाते ही पीरजादा वकास का नंबर मिलाने के लिए कहा। वो इलाके का मारूफ आदमी था, ऐसे सारे लोगों के नंबर उसके पास होते थे। उसने नंबर डायल करके रिसीवर मुझे थमा दिया। दूसरी जानिब रिंग बजने लगी। चंद घंटियों के बाद फोन रिसीव कर लिया गया। हेलो। दूसरी जानिब से पीरजादा वकास की आवाज उभरी तो मैंने बड़े ठहरे हुए लहजे में कहा, मैं नूर नगर गांव का जमाल बात कर रहा हूं। अभी कुछ बंदे भेजे थे मेरी तरफ, तूने क्या वो वापस पहुंच गए तेरे पास? अभी तक तो मैंने कोई बंदा नहीं भेजा तेरी तरफ, अगर भेजता तो वो तुझे लेकर मेरे पास आ जाते। तुम यूं फोन पर बात ना करते। वैसे अभी मुझे पता चला है कि एक तवाइफ तेरे पास है, तस्दीक होते ही भेज दूंगा बंदे। अच्छा किया तूने फोन कर लिया, बता वो है तेरे पास? हाँ वो मेरे पास है, जो बंदे तूने भेजे थे मैंने उन्हें जख्मी करके वापस तेरे पास भेज दिया। झूठ क्यों बोलता है, मर्द है तो सच बोल, मैंने तेजी से कहा। कहा ना, मैंने नहीं भेजे। अगर मैं अपने बंदे भेज देता ना तो वो लड़की लेकर ही आते, ये तुम अच्छी तरह जानते हो। उसने गुर्राते हुए कहा। तो फिर तुझे कैसे पता चला? उन्होंने तो ये बताया है कि उस लड़की के संगी साथी तेरे पास हैं, और बाकी रही बंदे भेजने की बात, तो अपना ये शौक भी पूरा कर ले। मैं तेरे इंतजार में हूँ, खुद आना उनके साथ। मैंने भी उसी लहजे में जवाब दिया तो उसने काफी हद तक तहम्मुल भरे लहजे में कहा, देख जमाल, मैं तेरे जैसे हीरे की कदर करता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तू मेरे साथ ऊंची आवाज में बात करे। तेरे जैसे कई फनकार मेरे डेरे पर पड़े हुए हैं, लेकिन मैं इसे शहजोरी नहीं मानता। वक्त जिसके हाथ में हो वही शहजोर होता है, और वही ताकतवर। मेरे साथ धीमे लहजे में बात कर, बता असल बात क्या है। वही जो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, मैंने सुकून से कहा तो वो नरम लहजे में बोला, तो सुन, उस लड़की के सारे साथी मेरे डेरे पर पड़े हुए हैं। उस लड़की के इंतजार में मुझे कहा गया है कि दोपहर से पहले वो उन तक पहुंच जाएगी। अब ये मुझे नहीं मालूम कि कैसे, लेकिन ये बात गलत है कि मैंने कोई बंदे तुम्हारी तरफ भेजे हैं। तो फिर तुम भी सुन लो। तेरा नाम लेकर 6 बंदे मेरे घर पर हमला करने आए थे, ताकि उस लड़की को उठा कर लेकर जाएं। मैंने तुमसे इसलिए पूछा है कि साजिश करने वाले नामर्दों वाला काम कब से करना शुरू कर दिया है। मेरे लहजे में इंतहाई दर्जे की तलखी घुली हुई थी। अच्छा किया, अच्छा किया जो तूने मुझे बता दिया। मेरे बंदे तो मर तो जाते, लेकिन लड़की जरूर लेकर आते। तुमने अपनी बातों में खुद ही इशारा दे दिया है कि साजिश करने वाला नामर्द कौन है। मैं उसे खुद देख लूंगा। अब तू देख तुझे क्या करना है। ये कहकर वो धीरे से हंस दिया तो मैं भी कह कहा लगाते हुए बोला, वक्त जिसके हाथ में होगा फैसला उसी के हक में हो जाएगा। वो लड़की मेरे पास है, उसके साथ ही भेज दो, मैं लड़की उन्हें दे दूंगा। हमला आवरों की जीप मेरे घर के बाहर खड़ी है, देखता हूँ वो जीप कौन लेकर जाता है। चलो, तय हुआ, लड़की के साथ ही तेरे पास आ जाते हैं, लेकिन उन्हें उनके ठिकाने तक बाहिफाजत पहुंचाना अब तेरी जिम्मेदारी होगी। है तुम में इतना दम? उसने बड़ा खूबसूरत पैंतरा बदला था। उसने इतने अच्छे अंदाज में मुझे धमकी दी कि मैं एक बार तो झूम उठा। उसने मेरे हौसले को चैलेंज कर दिया था। मैं ये जिम्मेदारी कबूल करता हूँ पीरजादा वकास। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। लो फिर इंतजार करो, भिजवा रहा हूँ उन्हें, रब रखा। उसने जोश से कहा और फोन बंद कर दिया। मैंने बेध्यानी में रिसीवर रखा और सोच में पड़ गया कि वो क्या खेल खेलना चाहता था। जालंधर शहर के बाहर ही अनुजीत ने गाड़ी एक ज़ैली सड़क पर मोड़ दी। उसका सारा ध्यान ड्राइविंग पर था। दोपहर ढल रही थी जब अनुजीत ने अपनी जीप में से सेल फोन निकाला और नंबर तलाश करके पुश कर दिया। लम्हों के बाद राब्ता हो गया तो उसने कहा, जी हम जालंधर से ओगी के रास्ते पर हैं, बस आप देख लें कितनी देर लगेगी। हाँ, बस पहुंचकर इत्तला दे देता हूँ। इतना कहकर उसने फोन बंद करके फिर जेब में डाल लिया, जिस पर जसपाल ने कोई दिलचस्पी जाहिर नहीं की। हालांकि अंदर से तजस्सुस उभरा था। चाहे गांव उसका अपना था, लेकिन वहां पर उसका कोई जानने वाला नहीं था, और इस अनुजीत से भी तो वो आज ही मिला था। चाहे पिछले 2 बरसों से राबता था,
آگے حالات کیا ہوتے ہیں اس کا اسے خوف نہیں تھا۔ اگر ایسا ہوتا تو وہ اتنا حوصلہ کر کے وینکوور سے ہی نہ آتا۔ ان دونوں کے درمیان خاموشی طویل ہو گئی۔ چونکہ انوجیت کا یہ راستہ دیکھا بھالا تھا، اس لیے وہ تیز رفتاری سے گاڑی بھگائے جا رہا تھا اور اس کی ساری توجہ سڑک پر تھی۔ یوں جسپال نے بھی اسے باتوں میں لگانا مناسب نہیں سمجھا۔ دوپہر ڈھل رہی تھی جب انوجیت نے اپنی طویل خاموشی توڑی۔ لے بھئی جسپال سنگھ، وہ جو سامنے گاؤں نظر آ رہا ہے نا، وہی تیری منزل ہے، تیرا پنڈ اوگی۔ اس نے دیکھا ہرے بھرے کھیتوں کے سرے پر سے آبادی شروع ہوتی تھی، لیکن اس کا دوسرا کنارہ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا، ارے یہ تو کافی بڑا گاؤں ہے۔ او یار، تقسیم ہند کے وقت اس پنڈ کی 3 نمبرداریاں تھیں اور 3 پنچوں پر ایک سرپنچ تھا۔ اب تو اتنی آبادی ہو گئی ہے، چاہے اس پنڈ کو تحصیل کا درجہ دے دو، تم خود دیکھ لینا۔ اس کے لہجے میں کافی حد تک تفاخر تھا۔ ہاں وہ تو میں دیکھوں گا، سب کو ہی دیکھوں گا، اس نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ شاید انوجیت نے اس کی بات پر دھیان نہیں دیا تھا، ورنہ وہ اس کے لہجے پر چونکتا ضرور۔ اس وقت انوجیت نے گاڑی سڑک کے کنارے کھڑی کر دی تھی، جبکہ گاؤں ابھی فرلانگ بھر کے فاصلے پر تھا۔ اس سے پہلے کہ جسپال اس سے رکنے کی وجہ پوچھتا، وہ خود ہی اپنی طرف سڑک کے دائیں جانب ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، وہ دیکھو، وہ بڑی ساری کوٹھی کھیتوں کے درمیان۔ ہاں دیکھ رہا ہوں، جسپال نے سرخ اور سفید 2 منزلہ خوبصورت کوٹھی کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ ایک پختہ راستہ سڑک سے کوٹھی تک جا رہا تھا۔ سبز کھیتوں کے درمیان چمکتی ہوئی دھوپ میں وہ گھر بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ تبھی انوجیت نے کہا، یہ وہ گھر ہے جہاں میں رہتا ہوں۔ اچھا ہے، جسپال سنگھ نے دل سے تعریف کی۔ اب پہلے بتا، گھر جانا ہے یا سیدھے وہاں جاؤ گے جہاں تمہارا آبائی گھر تھا؟ بولو۔ اس نے اس قدر اعتماد سے کہا کہ جسپال چند لمحوں کے لیے حیران رہ گیا۔ تبھی اس نے پوچھا، تو میرے آبائی گھر کے بارے میں کیسے جانتا ہے جبکہ میں نے تجھے کبھی نہیں بتایا؟ یہ سب کچھ میں نہیں، میری بیبے بتائے گی۔ بس تو اپنے دماغ پر بوجھ نہ ڈال، تجھے سب پتہ چل جائے گا۔ انوجیت نے اس قدر اپنائیت سے کہا کہ وہ مزید سوال نہ کر سکا، اس لیے بڑے سکون سے بولا، تو پھر انوجیت جیسے تمہاری مرضی۔ ٹھیک ہے۔ اس کا اندیا پاتے ہی انوجیت نے اپنا سیل فون نکالا اور نمبر پش کر کے رابطہ ہو جانے کا انتظار کرنے لگا۔ پھر کچھ لمحوں کے بعد بولا، جی ہم پہنچ گئے ہیں اور حویلی کی طرف جائیں گے پہلے، پھر واپس آ کر باتیں ہوتی رہیں گی۔ اس پر جسپال کچھ نہیں بولا۔ اس نے طے کر لیا تھا کہ دیکھیں انوجیت کیا کرتا ہے۔ کچھ ہی دیر کے بعد انوجیت نے وہ فرلانگ بھر فاصلہ طے کیا اور گاڑی گاؤں کے داخلی راستے پر ڈال دی۔ مختلف گلیوں سے ہوتا ہوا وہ ایک چوراہے میں آ گیا جو کافی کشادہ تھا۔ چوراہے کے درمیان میں ایک برگد کا درخت تھا جس کے ارد گرد گول پختہ تھڑا بنا ہوا تھا اور وہاں پر کافی سارے مختلف عمروں کے لوگ بیٹھے تھے۔ یہ گاؤں کی سطح یعنی چوپال تھی۔ ان لوگوں سے کچھ فاصلے پر انوجیت نے گاڑی روک دی، پھر اترتے ہوئے بولا، اس گاؤں میں ایسی 6 اور 7 ہیں، لیکن سب سے پرانی یہی ہے۔ یہیں سارا دن یہ بوڑھے اور فارغ لوگ اپنا وقت گزارتے ہیں۔ دیکھو، کوئی تاش کھیل رہا ہے، کوئی اور کچھ۔ مطلب یہ گاؤں کا کلب ہے، جسپال نے کہا اور دوسری جانب سے اتر گیا۔ دوسری بار اس گاؤں کی مٹی اس کے پاؤں تلے آئی تھی۔ اس کے لیے یہ سب نیا تھا، بالکل انوکھا۔ بھارتی پنجاب کا حقیقی رنگ، وہ رنگ جو اس سے پہلے اس نے کبھی فلموں یا تصویروں میں بھی نہیں دیکھا تھا۔ اس نے سنا ہی تھا کہ پنجاب کا علاقہ بہت امیر ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ چاہے بھارتی پنجاب ہو یا پاکستانی پنجاب، علاقہ امیر ہے لیکن وہاں کے بیشتر سے زیادہ لوگ غریب ہیں۔ اس کی وجہ صرف اور صرف وہی لوگ ہیں جو سیاسی اور معاشی طور پر مضبوط ہیں اور دوسرے لوگوں کا حق غصب کر جاتے ہیں۔ یہ سیاست بھی بڑے بے غیر تانہ کھیل ہے۔ جس کھیل کی بنیاد ہی منافقت ہو، اس میں انسانی فلاح کا پہلو کہاں سے آ سکتا ہے؟ اب معلوم نہیں اس نے یہاں کے اور کتنے رنگ دیکھنے تھے۔ یہ تو قسمت اور زندگی پر منحصر تھا کہ وہ اس کا ساتھ دیتی بھی یا نہیں۔ وہ ان لوگوں کو غور سے دیکھ رہا تھا جب وہ سارے جو کچھ بھی کر رہے تھے، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اس کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ اس نے دور ہی سے ہاتھ جوڑ کر سب کو فتح بلائی اور انوجیت کی طرف متوجہ ہو گیا، جو اس کی پشت کی جانب استادہ بڑی ساری حویلی کو دیکھ رہا تھا۔